मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदर आस्पेक्ट चैनल में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज का खुसूसी बुलेटिन दिल्ली इलेक्शन से मुताल्लिक़ है, क्योंकि दिल्ली के इंतखाबात तारीख़ी इंतखाबात होने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे तज्ज़िये अखबारात में आए, टीवी चैनल्स वगैरह में भी आए, लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली का इलेक्शन इसलिए ज़बरदस्त हो गया है। एक तरफ कांग्रेस, जो कि कौमी पार्टी है, कई सालों से इसकी मरकज़ में और कई रियासतों में हुकूमत रही है, वो अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रही है। और उसके बड़े लीडर जो अभी मौजूदा दौर में हैं, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वगैरह ने हिस्सा लिया। इसी के चलते चलते बीजेपी के भी कौमी रहनुमा और ख़ुद वज़ीर आज़म और अमित शाह वगैरह ने और मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़राए आला बीजेपी के जो हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और इसकी ख़ास बात एक ये रही कि केजरीवाल साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं, क्योंकि उनके मुख्तलिफ़ कायदीन पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगे और वो कई एक जेल जा चुके हैं, और ख़ुद केजरीवाल साहब वज़ीर आला के ओहदे से मुस्तफ़ी हो चुके थे। इस लिहाज से भी ये अहम है। और इसके साथ साथ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इलेक्शन में MIM, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जानी जाती है और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है, और पहली मरतबा समझिए दिल्ली असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। अब इनके हिस्सा लेने की वजह से ही यहाँ के इंतखाबात जो है दिलचस्प हो गए हैं। हालांकि 70 असेंबली हलकों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 असेंबली हलके जहाँ से MIM हिस्सा ले रही है, दिलचस्प वहाँ पर इलेक्शन हो गए और बहुत ही वहाँ के वोटर कन्फ्यूज़न की हालत में है। मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार और मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ अखबार जो है अपने अपने तौर पर तज्ज़िया कर रहे हैं। और हालांकि कल इंतखाबात होने वाले हैं, तो हमने ख़ास तौर से ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से कि शाहीन बाग मूवमेंट शुरू हुआ था, और उस एक जामिया मिलिया इस्लामिया से ये मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया और लोगों ने इस काले कानून की सख्त मुखालिफत की। यहाँ से MIM ने ऐसे ही शख्सियत को अपना नुमाइंदा बनाया है, जिनका नाम है शेफाउर रहमान साहब, और इस वजह से यहाँ का इलेक्शन बहुत दिलचस्प हो गया है। 2 बार के यहाँ पर आम आदमी पार्टी के MLA रहे अमानतुल्लाह खान साहब, और ये वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन रहे, बहुत ऊंची जिम्मेदारी निभाते रहे, लेकिन अब इनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा उतनी ताकतवर नहीं है। बहुत ही ये भी अपना जोर लगा रहे हैं अपनी सीट को बचाने के लिए। और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, जो 10 साल तक रियासत बनने के बाद यहाँ पर इसकी हुकूमत रही, लेकिन पिछले 2 असेंबली इंतखाबात में इनका खाता ही नहीं खुला। 70 मेंबर असेंबली में एक भी कैंडिडेट नहीं गया, तो उनकी कोशिश ये है कि कम से कम ओखला के ज़रिए ही असेंबली में दाखिला मिल जाए, वो भी कोशिश कर रहे हैं। और चौथी तरफ है बीजेपी का कैंडिडेट, वो खामोश अपने तौर पर कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि तीनों की लड़ाई में हमारा फ़ायदा हो जाए, और वो अपने तौर पर सरगर्मियाँ कर रहे हैं, जो उनके हथकंडे होते हैं, जो कुछ भी उनकी सरगर्मी होती है, जो कुछ भी उनके कंपेनिंग का तरीका होता है, उस तरह से वो कंपेनिंग चला रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की यहाँ पर हुकूमत थी, शीला दीक्षित ने 10 साल यहाँ पर चीफ मिनिस्ट्री का ओहदा संभाला। फिर उनके बाद उनके बेटे संदीप दीक्षित जो है चार्ज संभाले, उन्होंने यहाँ के MP भी रह चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शीला दीक्षित की जैसी हुकूमत गई, उसके बाद से जो है गोया के कांग्रेस का बिल्कुल सफाया ही हो गया, कोई भी एक मेंबर असेंबली वहाँ तक नहीं पहुँचा। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 2-4 MLA जो है असेंबली में दाखिल हो जाएं और इस तरह से उनका खाता खुल जाए। इसके लिए जी जान की कोशिश लगा रहे हैं। मसला इनके साथ ये है कि इनके पास लीडर हैं और बुनियादी तौर पर निचले सतह पर कोई कैडर नहीं है। खुद संदीप दीक्षित के जो खास थे और शीला दीक्षित के खास जो लोग थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, वो लोग जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी का वो हिस्सा बन गए। तो अब रही ले देकर अब ग्रास रूट पर जो है इनके कारकुन ना होने की वजह से इनको ये भुगतना पड़ेगा। अब ओखला असेंबली हल्के में आसिफ मोहम्मद खान, उनके जो कांग्रेस के नुमाइंदे, एक मरतबा MLA भी रह चुके हैं, इन्होंने भी अपने ज़िंदगी का आगाज़ जो है, सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कांग्रेस की मुखालिफत से किया था और इंडिपेंडेंट लड़े, फिर बाद में वो RJD से लड़े, फिर बाद में वो जो है कांग्रेस में शामिल हुए। उस वक्त के जो बड़े लीडर थे कांग्रेस के, परवेज़ हाशमी को इन्होंने लड़ाया और असेंबली में दाखिला लिया था। और परवेज़ हाशमी भी जो हैं जनता दल से इलेक्शन लड़े, वो भी कांग्रेस की मुखालिफत में जीत के आए और 3 बार वो यहाँ के MLA रहे और ख़ुद वो वज़ीर भी बने। उसके बावजूद भी वो जब तीसरी बार 2020 में जब ये चौथी बार ये इलेक्शन लड़े, तो ये 10,000 का भी हिस्सा इन्होंने पार नहीं किया। तो फिर अब उसके बाद चूँकि अन्ना हज़ारे की तहरीक के दौरान जो है आम आदमी पार्टी का क़याम अमल में आया, एक तरह से पूरी दुनिया में जो है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में अन्ना हज़ारे के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था। उस ज़िम्न में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और वहीं से केजरीवाल जो है दिल्ली की असेंबली पर ऐसा छा गए कि पूरी कांग्रेस का सफाया कर दिया और बीजेपी को भी अपोजिशन का रोल नहीं आया, उनको भी मुश्किल 2-3 कैंडिडेट उनके जीत कर चले गए। उसी लहर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमातुल्लाह खान जो है
ओखला असेंबली हल्के से जीते हैं। इससे पहले वो भी कांग्रेस की मुखालिफत करते रहे और उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ जो है रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से करे। कभी काउंसलर के लिए लड़े, 500 वोट मिले, फिर 1000 वोट मिले। फिर ऐसा करते करते उन्होंने आम आदमी पार्टी जब बनी तो वो उसमें शामिल हो गए। चूँकि एक लहर चल रही थी पूरी दिल्ली में, उसका उनको फ़ायदा मिला और इस वजह से वो इसके एमएलए बन गए। फिर उसके बाद जो है दोबारा जब इलेक्शन हुए तो कोरोना हो गया था। कोरोना के बाद जब इंतखाबात हुए तो शाहीन बाग का मूवमेंट बहुत ज़ोरों से चल रहा था। तो चूँकि अमित शाह ने ऐसे जुमले कह दिए थे कि बाहरी दिल्ली में जब तकरीर करते कि यहाँ पर बटन दबाएं तो शाहीन बाग में उसका झटका लगे, तो इसका ऐसा प्रचार हुआ, ऐसा वो एहसास हुआ शाहीन बाग वालों को, जो मूवमेंट चला रहे थे उनको भी और ओखला के अवाम को। तो उन्होंने, हालांकि केजरीवाल की गलतियां थी, तबलीगी जमात पर उन्होंने वो कराया, फिर उन्होंने अमित शाह को ख़त लिखा कि मुझे 2 घंटे के लिए भी अगर मेरे हाथ में अगर पुलिस होती तो मैं 2 घंटे में शाहीन बाग मूवमेंट को ख़त्म करा देते थे, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें कही। और उसके अलावा भी कभी केजरीवाल पलट कर भी ना ओखला को देखे ना इस तरफ के इलाकों को देखे, और कभी इस सिलसिले में उन्होंने गुफ्तगू भी नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उधर जाएँ या ना जाएँ, कैसे भी वोट हमें मिल जाएंगे। बहरकैफ शाहीन बाग मूवमेंट चल रहा था। अमित शाह और उनके पार्टी के नुमाइंदों के बयानों की वजह से क्या हुआ, एक तरफा वोट अमातुल्ला खान साहब को मिल गया, इसलिए ये बम्पर मेजॉरिटी से जीत चुके हैं। तो अब दोनों भी हैसियत से देखें तो ये भी जो है एंटी कैम्बेंसी वोट की वजह से आए, और दूसरी बात यह है कि शाहीन बाग मूवमेंट की वजह से आए। बाद लोग कहते हैं कि शाहीन बाग में इनका भी हिस्सा है, इनका नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आवाम का हिस्सा है, जेएनयू वालों का हिस्सा है, आईआईटी मुंबई का हिस्सा है, बेंगलुरु का हिस्सा है। खुद बाहर ममालिक में जो हिंदुस्तानी थे, वो जो काले कानून को नापसंद कर रहे थे, उनका भी इसमें हिस्सा था। तो अमानतुल्लाह खान साहब को शाहीन बाग के मूवमेंट की वजह से लोगों ने एक तरफा वोट दिया, हालांकि इनके कायद जो है शाहीन बाग मूवमेंट के बिल्कुल खिलाफ थे और उनके स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब फिर ये भी अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आखिरी दिन की जो रैलियां थी, तो देखा जाए तो हर पार्टी की रैली में जो है एक पब्लिक का एक सैलाब उमड़ कर आ रहा था। तो अब चौथी तरफ जो बचे हुए हैं शिफाउर रहमान साहब हैं, जो शाहीन बाग मूवमेंट के एक रूहे रवां थे, बहुत सारे लोग थे, उनमें से ये एक भी थे, और बहुत सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनकी ज़मानत नहीं हुई, उनका केस तक अभी अदालत में नहीं आया, वगैरह वगैरह। तो अब उसमें के एक ये कैंडिडेट हैं, अवैसी साहब ने इनको पार्टी का टिकट दिया, तो फिर ये लोगों को अपोजिशन को, खास तौर से सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों को मलाल होने लगा कि भैया आपने इनको टिकट क्यों दिया और सिंपैथी के वोट ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। हालांकि ओखला के अवाम और सारे जो इस काले कानून के मुखालिफ हैं, सारे अवाम जानते हैं, चाहे मुल्क के हों या बैरून मुल्क के हों या कहीं और दुनिया के किसी कोने में रह रहे हो, कि कानून कितने सख्त हैं, उसके लिए इन्होंने जद्दोजहद की। हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनके लिए दुआ करें, या फिर कम से कम वोट के ज़रिए हम इनको सपोर्ट करें, इनका आम लोगों का ऐसा कहना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आखिरी दिन जब इनकी रैली निकली तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने इनके साथ शिरकत की। तो अब ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि आवाम इनके साथ हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड ताकतवर सियासी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, अब उनको ये बात हजम नहीं हो रही। तो अब उन्होंने क्या कर दिया कि अब शिफाउर रहमान साहब को कहने लगे कि ये तो हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, लेकिन इन्होंने जिस पार्टी से इंतखाब लड़ रहे हैं वो पार्टी वैसी नहीं है। अब उसके इन्हीं के मुताबिक अगर देखें तो हर पार्टी के लीडरों का जो तारीख सियासी रिकॉर्ड है वो देखें, तो फिर ये अवैसी साहब का भी सियासी रिकॉर्ड देखें, तो हाँ, यहाँ ओखला की आवाम बाशूर है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। वो पार्लियामेंट के जितने भी स्पीचेस हैं अवैसी साहब के देखें तो उनने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से किसी के जज्बात को ठेस पहुंची हो या कुछ होता हो। कन्हैया लाल जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, फिर बाद में अब कांग्रेस पार्टी में आ गया और दिल्ली से एमपी का इलेक्शन भी लड़ा, जब वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में उनके लिए आवाज़ उठाई थी। जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जेएनयू की तरह ही यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रोहित वेमुला की मौत हुई तो उसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। नजीब के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, बहलूल के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसको मोब लिंचिंग के जरिए यहाँ पर कालका जी के करीब मार दिया गया था दिल्ली ही में। और फिर वो हाफिज जुनैद जो हरियाणा से जो आ रहे थे ईद का सामान खरीदने के लिए, उनको ट्रेन से फेंक दिया गया तो उनके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। और सीए के लिए क्या किया बोलते, सबसे पहले तो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि पार्लियामेंट के अंदर उस कानून की जो बिल की जो कापी थी उसको फाड़ कर बताया। और कहीं भी कोई भी मसला होता है, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे मराठों का मसला हो, खुलकर ये समर्थन करते हैं, सबको ये करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने और सो कॉल्ड
जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको लगता है कि इनके आने से उनकी दुकानदारी चलेगी नहीं, तो इनके खिलाफ एक धब्बा लगा दिया है, एक बट्टा लगा दिया है और बोलते हैं कि ये वोट काटते हैं। अब अगर वोट काटने की मिसाल होती तो हरियाणा में केजरीवाल साहब जाके लड़े, बीजेपी की हुकूमत आ गई, जबकि उनकी कोई वहाँ हैसियत नहीं थी। और फिर गुजरात में जाकर लड़े, गुजरात में कुछ पोजीशन नहीं थी, कांग्रेस के अच्छे खासे सीट थे वहाँ पर, इन्होंने लड़ने की वजह से बीजेपी को फिर वहाँ पर जो है वो आ गई, क्या मतलब हुकूमत बन गई और कांग्रेस का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो सेकुलर वोट को तो ये लोग काटते हैं, लेकिन उन्होंने एक बना दिया है, गोदी मीडिया ने भी बना दिया है और ये सोकार की सेकुलर पार्टियों ने भी बना दिया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर बाद में ये कह रहे हैं कि अकेला आदमी क्या कर सकता है। तो खुद अवैसी साहब की मिसाल ले लीजिए, पार्लियामेंट में अकेले हैं, ऐसा दहाड़ते हैं कि पूरे समाज के तमाम तबकात की बात को उठाते हैं, ख़ास तौर से मजलूमों की, पिछड़े हुओं की और जिनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है उनके लिए वो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन एक जहन बन गया है सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल की तरफ से, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की वजह से, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब चूंकि ओखला की आवाम का एक रुख बन गया है शिफा रहमान भाई की तरफ, तो अब उसको डाइवर्ट करने के लिए और वोटों को भटकाने के लिए इस तरह के नए नए शोषे छोड़ेंगे, अफवाहें फैलाएंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें और सोच समझ कर, पढ़े लिखे लोग हैं, सोच समझ कर तमाम पार्टियों के लीडरों का जायज़ा लें, फिर बाद में अपने वोट का इंतखाब करें। फ़िलहाल मौजूदा वक्त में तो लगता है कि शिफा रहमान मुनासिब कैंडिडेट है, इनको हर हाल में जिताना चाहिए। अगर हम इनको नहीं जिताएंगे तो सारी दुनिया में ये मैसेज चला जाएगा कि अमित शाह और मोदी गवर्नमेंट जो कह रही थी कि ये कानून के खिलाफ कुछ शाहीन बाग की मूवमेंट शुरू करने वाले लोग जो है कुछ गुमराह लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी गुमराह करने वाली ताकतें हैं, ये साजिश है हुकूमत को बदनाम करने की। ये कानून जो है आवाम के लिए मुफीद है, जबकि ये काला कानून है, आवाम के लिए सख्त नुकसानदा है। इसलिए इन लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया था। अगर हम अपना वोट देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम काले कानून है, ये हम काले कानून की मुखालिफत करते हैं और उन मजलूम लोगों के साथ हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनके आंख फूटी, जिनको लाइब्रेरी में घुसकर मारा गया, जिनको सारी दुनिया में सताया गया, केस गलत चार्जेस लगाए गए, हम उनके साथ हैं, ये मालूम होगा। अगर हम इसके अलावा किसी शफीउर रहमान के अलावा किसी को वोट देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम काले कानून का समर्थन करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं और उन मजलूमों की बद्दुआओं और आहों में हम शामिल होंगे। इसलिए आपको सोच समझ कर फैसला करना है। कल एक दिन बचा हुआ है, बगैर किसी अफवाहों में आए हुए अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए शिफा रहमान को जिताना है। अस्सलाम वालेकुम।